फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा विषय है हाउ टू कैलकुलेट ड्राइंग पावर इन कैश क्रेडिट अकाउंट्स। और ये पीपीटी मैंने तैयार किया है आपकी डिमांड पर। मेरे बहुत से बैंकर साथी जो मेरे चैनल को देखते हैं रेगुलरली, उन्होंने ये डिमांड रेज की कि सर, आप एक ड्राइंग पावर कैलकुलेशन पर अपना वीडियो बनाइए और हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज का मेरा ये वीडियो और ये पीपीटी उसी पर आधारित है, हाउ टू कैलकुलेट ड्राइंग पावर इन कैश क्रेडिट अकाउंट्स। आपके सामने तीन तरह के कैश क्रेडिट अकाउंट आ सकते हैं। पहला, वो सीसी लिमिट्स जो हम अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक सैंक्शन करते हैं। उसमें केवल एक सिक्योरिटी होती है और वो होती है स्टॉक्स। और कुछ ऐसी सीसी लिमिट्स भी हम लोग सैंक्शन करते हैं जिसमें केवल एक सिक्योरिटी होती है और वो बुक डेट्स होते हैं। और बुक डेट्स और डेटेड्स, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता है, इसलिए इनको अल्टरनेटिवली इस पीपीटी में यूज किया गया है। तीसरा अकाउंट होता है कैश क्रेडिट अकाउंट लिमिट सैंक्शनड अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ बुक डेट्स एंड स्टॉक्स, जिसमें दोनों सिक्योरिटीज हैं। तो ये तीन तरह के अकाउंट आपके सामने आ सकते हैं। यहाँ पर आज के इस पीपीटी के माध्यम से हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इन तीनों अकाउंट्स में किस प्रकार हम ड्राइंग पावर का कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहली समझने वाली बात यह है कि हमारा पहला जो अकाउंट है कैश क्रेडिट अकाउंट अगेंस्ट हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स, सीसीएच स्टॉक्स। तो इसमें स्टॉक्स हमारी सिक्योरिटी है और इसमें जो हमें ध्यान रखने हैं कुछ विशेष, वो हैं कि पहले तो हमको इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। बिफोर यू कैलकुलेट ड्राइंग पावर, आपके सामने कुछ इंफॉर्मेशन होगी, उसी से तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट की जा सकती है। और वो इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो है, नंबर वन, द लिमिट सैंक्शन, हमने कितना लिमिट सैंक्शन की है उसकी। नंबर दो, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, एंड सिक्योरिटी हियर इज स्टॉक्स। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक्स जो आपको हाइपोथिकेट किए जा रहे हैं। और तीसरी इंफॉर्मेशन चाहिए मार्जिन रिक्वायर्ड एज पर द टर्म्स ऑफ द सैंक्शन। हर सैंक्शन में सीसी का जब हम सैंक्शन लेटर देते हैं बोरोवर को, उसमें मार्जिन की रिक्वायरमेंट को मेंशन कर दिया जाता है। उसके पश्चात ये बहुत सिंपल फार्मूला है जिससे हम डीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो फार्मूला है डीपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस मार्जिन। और इसको अपोजिट कर लीजिए, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस मार्जिन इज इक्वल टू डीपी। इट्स सो सिंपल। लेकिन इसमें भी देखने वाली बात यह है कि ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कहाँ से, और जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ड्राइंग पावर को, वो यहाँ समझते हैं। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होगा कि हमारा हर कैश क्रेडिट का बोरोवर हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पर, जैसा भी सैंक्शन में मेंशन किया जाता है, हमको एक अपना स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करता है। उसे हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट और इन्वेंट्री सबमिटेड मंथली और इन सर्टेन केसेस ऑन क्वार्टरली बेसिस ऑल्सो। उसी स्टेटमेंट से हम चेक करते हैं कि उसमें टोटल स्टॉक कितना है, उसमें ओल्ड स्टॉक्स कितने हैं, उसमें अनपेड स्टॉक्स कितने हैं, और फिर हम उससे नेट स्टॉक्स निकाल लेते हैं जो ना तो उसमें ओल्ड स्टॉक शामिल हैं और ना उसमें अनपेड स्टॉक शामिल हैं। और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि उसी स्टेटमेंट से देखते हैं कि उसमें मेंशन किया होता है बोरोवर ने, उसको बाकायदा वो साइन करके हमें सबमिट करता है, और फर्म या कंपनी का अकाउंट तो स्टैंप भी लगी होती है। उन फिगर्स को हम ऑथेंटिक मान के चलते हैं, तो उसमें वो हमको देता है टोटल स्टॉक्स,
स्टॉक्स मोर देन 6 months और 180 डेज ओल्ड, और उसमें क्रेडिटर्स कितने एज ऑन द डेट ऑफ दैट स्टेटमेंट। जब ये इंफॉर्मेशन हमारे सामने होती है तो इससे हम नेट स्टॉक निकाल लेते हैं, माने टोटल स्टॉक्स माइनस ओल्ड स्टॉक्स माइनस अनपेड स्टॉक्स इज इक्वल टू नेट स्टॉक्स, जिसपे हमें डीपी कैलकुलेट करनी है। अब केवल एक स्टेप बचता है। पहले हमने ओल्ड स्टॉक्स माइनस कर दिए, हमने अनपेड स्टॉक्स माइनस कर दिए, अब मार्जिन और माइनस करना है। आपको पता ही है बैंक में कोई भी लोन हम विदाउट मार्जिन सेंक्शन नहीं करते हैं, 100% फाइनेंसिंग नहीं करते हैं। देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस हियर एंड देयर, बट जनरली वी डू नॉट सेंक्शन 100% फाइनेंस। तो यहाँ पर भी हम नहीं कर रहे हैं और अब उसमें अपना रिक्वायर्ड मार्जिन ले रहे हैं, और कितना मार्जिन लेना है ये हमारे सेंक्शन में मेंशन्ड होता है। तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, डीपी इज इक्वल टू टोटल स्टॉक्स माइनस ओल्ड स्टॉक्स माइनस अनपेड स्टॉक्स माइनस मार्जिन। आपकी अगेंस्ट स्टॉक्स डीपी कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ पर एक दो समझने वाली बातें और हैं। पहले समझने वाली बात यह है कि हम स्टॉक्स को वैल्यू कैसे करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल है, डिसाइडेड प्रिंसिपल है, और उसका डिसाइडेड प्रिंसिपल ये है कि हम लेते हैं इसमें वैल्यू ऑफ स्टॉक्स मार्केट वैल्यू के हिसाब से या उनकी परचेज प्राइस, इन दोनों में जो कम हो। कैसे वैल्यू कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू और परचेज प्राइस विच एवर इज लोअर। और फिर हम उससे कैसे डीपी कैलकुलेट करेंगे वो इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। हमारे सामने दिया होगा हमारी लिमिट सैंक्शनड कितनी है, यहां पर हमने लिए 600, टोटल स्टॉक्स लिए 1000, स्टॉक्स फॉर मोर देन 6 months और 180 डेज ओल्ड 200, क्रेडिटर्स 200, मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 25%, कैलकुलेट ड्रॉइंग पावर। अब इसमें सिंपल फॉर्मूला, टोटल स्टॉक्स मीन्स 1000 माइनस ओल्ड स्टॉक्स मीन्स 200 माइनस अनपेड स्टॉक्स 200 माइनस मार्जिन। अब जो आपके पास नेट स्टॉक बचा उसी पर मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो 1000 माइनस 200 800 माइनस 200 600, 600 का 25% इज 150, सो ड्रॉइंग पावर इज 450। अब यहां पर दूसरी समझने वाली बात यह है, हमने क्रेडिटर्स को माइनस किया है। तो अब बिजनेस में क्रेडिटर्स कैसे क्रिएट होते हैं, और हम ये कैसे मान के चल रहे हैं कि क्रेडिटर्स ही हमारे अनपेड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं ये, क्योंकि जब हम उधार माल खरीदते हैं अपने सप्लायर से तो वो स्टॉक तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमने उसकी प्राइस का पेमेंट नहीं किया होता है, इसलिए हमारी बुक्स में उनके नाम क्रेडिटर खड़े हो जाते हैं, और वो क्रेडिटर्स ही हमारे अनपेड स्टॉक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और हम अनपेड स्टॉक्स पर डीपी अलाउ करते नहीं हैं, इसलिए हम इस फिगर को माइनस कर देते हैं वाइल कैलकुलेटिंग नेट स्टॉक्स। नेट स्टॉक्स पर मार्जिन, उसको घटाया और ड्रॉइंग पावर निकाल ली। इट इज सो सिंपल। अब हम दूसरे तरह का अकाउंट लेते हैं, हाउ टू कैलकुलेट ड्रॉइंग पावर इन केस ऑफ सीसी हाइपोथिकेशन अगेंस्ट बुक डेट्स। मैंने शुरू में कहा आपको बुक डेट और डेटर्स एक ही चीज हैं। तो अब हमने लेना है टोटल आउटस्टैंडिंग बुक डेट्स। इसके लिए वो हमें स्टॉक स्टेटमेंट के साथ ही डेटर्स की लिस्ट या पूरा स्टेटमेंट प्रोवाइड करेगा। इसमें भी हमें ये चेक करना है कोई ओल्ड बुक डेट्स या ओल्ड डेटर्स तो नहीं है जो कि टोटल में इंक्लूडेड होते हैं। तो ओल्ड स्टॉक्स कौन से होंगे यहाँ पर, ऐसे नॉट स्टॉक्स, बुक डेट्स। ओल्ड बुक डेट्स वो होंगे जिनकी आयु यानी वो मोर देन 3 months और 90 डेज ओल्ड होंगे, वो ओल्ड डेटर्स कहलाएंगे। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे, डीपी कैलकुलेट करना आसान है। टोटल बुक डेट्स माइनस ओल्ड बुक डेट्स और डेटर्स, ये आ गए मेरे नेट डेटर्स। इस पर मुझे मार्जिन माइनस करना होगा,
तो आपका जो लास्ट में फॉर्मूला है सबसे नीचे, डीपी इज इक्वल टू टोटल बुक डेट्स माइनस ओल्ड डेटर्स माइनस मार्जिन, तो कैलकुलेट हो गई आपकी ड्राइंग पावर। इसको भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ये एग्जाम्पल है आपके सामने, लिमिट सैंक्शन 2000, टोटल बुक डेट्स 1200, बुक डेट्स मोर देन 3 months और 90 days old 200, creditors 200, stocks 1500, margin required on debtors is 40%, calculate drawing power. Easy. DP is equal to total book debts 1200 minus old book debts और debtors 200, मेरे पास जो बचे वो बचे 600, सॉरी मेरे पास बचे 1000 में मैंने मार्जिन माइनस करना है, मार्जिन इज 40%, 40% ऑफ 1000 इज 400, 1200 minus old 200 minus margin 400, drawing power is 600 in this case. I hope I am clear on this. Let us proceed. अब वो अकाउंट लेते हैं जिसमें हमारी दोनों सिक्योरिटीज हैं, स्टॉक्स भी हैं और बुक डेट्स भी हैं, हाइपोथिकेशन ऑफ स्टॉक्स एंड बुक डेट्स बोथ। अब चूंकि हम अलग अलग हम दोनों का मेथड समझ चुके हैं, कैसे हमने कैलकुलेट किया पहले स्टॉक का वो समझ लिया, अगेंस्ट बुक डेट किया वो समझ लिया। यहाँ पर हमको दोनों सेपरेटली कैलकुलेट करने होंगे, अगेंस्ट स्टॉक्स अलग, अगेंस्ट बुक डेट्स अलग, और अंत में हम उनको दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल ड्राइंग पावर इस पर्टिकुलर अकाउंट की निकल के हमारे सामने आ जाएगी। फिगर्स आपके सामने हैं, लिमिट सैंक्शन 2000, स्टॉक्स 1200, मार्जिन ऑन स्टॉक्स 25%, stocks more than 6 months old 200, debtors 1000, creditors 200, debtors more than 90 days old 200, margin on debtors 40%। सब चीज़ आपके सामने स्पष्ट रूप से है। कैलकुलेशन करते हैं, डीपी इज इक्वल टू टोटल स्टॉक्स 1200 ले लिया, 1200 माइनस ओल्ड माइनस क्रेडिटर्स और माइनस मार्जिन, 1200 माइनस ओल्ड 200 माइनस क्रेडिटर्स 200, मेरे पास बचा 800 का 25% 200, सो डीपी अगेंस्ट स्टॉक्स इज 600। और डीपी अगेंस्ट बुक डेट्स, टोटल बुक डेट्स 1000 माइनस ओल्ड 200 माइनस मार्जिन 800 जो बचेगा आपके पास उसका 40% 320, so DP is 480, 1000 minus 200 minus margin 320, so DP is equal to 480। क्योंकि मेरे पास जो 800 बचा उसमें से 320 निकल गया तो 480 मेरे पास DP आ गई। अब मैंने यहाँ दोनों को ऐड कर दिया, टोटल DP इज इक्वल टू 600 प्लस 480 इज इक्वल टू 1080। अब ये आपकी डीपी आएगी इस अकाउंट में टोटल। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, और ये स्लाइड इस पूरे पीपीटी में सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। पहला आपको याद रखना है, डीपी कैन नेवर बी अलाउड मोर देन लिमिट सैंक्शनड। कभी कैलकुलेशन करते करते मान लीजिए स्टॉक बढ़ गए हैं उसके पास, बोरोवर के पास, तो उसकी डीपी हमारी ज़्यादा निकल आएगी। कभी भी हमने लिमिट सैंक्शन से ऊपर डीपी अलाउ नहीं करनी है। अगर ज़्यादा निकलती है तो लिमिट सैंक्शन के बराबर डीपी अलाउ कर देंगे। और डीपी कैन नेवर बी अलाउड अगेंस्ट ओल्ड स्टॉक्स, जो आपने पीछे के एग्जाम्पल्स में देखा भी है। और डीपी कैन नेवर बी अलाउड अगेंस्ट ओल्ड बुक डेट्स और डेटर्स, ये भी हम समझ चुके हैं और देख चुके हैं। डीपी कैन नेवर बी अलाउड अगेंस्ट अनपेड स्टॉक्स, उसमें भी आपने अलाउ नहीं करना है, और हमने उसको भी पीछे माइनस कर दिया था। क्यों अलाउ नहीं करना है? क्योंकि ये ऑलरेडी फाइनेंस्ड हैं बाय द क्रेडिटर्स। ऐसे स्टॉक जिनकी प्राइस परचेजर ने पे नहीं की है, वो तो पहले ही उधार खरीदे हुए हैं,
उनको फाइनेंस किया हुआ है उसके सप्लायर्स ने, और हम भी अगर उस पर डीपी अलाउ कर देंगे तो डबल फाइनेंसिंग का केस बन जाएगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, एज पर अवर प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडिंग एंड एज पर अवर रूल्स, हमने उस पर डीपी अलाउ नहीं करनी है. एंड ऑलवेज कीप एडुकेट मार्जिन, और एडुकेट मार्जिन होगा कितना, जो कि आपके टर्म्स ऑफ सैंक्शन में मैंशनड होगा, वही एडुकेट मार्जिन माना जाएगा और वही आपको कैलकुलेशन ऑफ डीपी में यूज करना है. इन जनरल, normally the margin against a stock is lower, which is 25%, against book debts is higher, which is 40% normally. Otherwise you have to go by your terms of sanction. जो टर्म्स ऑफ सैंक्शन में ऑन रिकॉर्ड लिखा गया है उतना मार्जिन आपने माइनस करना है और उसके बाद डीपी कैलकुलेट करनी है. अब एक इसका एक्सेप्शन भी है. कभी कभी हमारे कैश क्रेडिट बोरोवर्स को एडहॉक लिमिट की ज़रूरत पड़ जाती है. तो अगर एडहॉक लिमिट हम किसी को सैंक्शन करते हैं तो उसको एडिशनल स्टॉक स्टेटमेंट देता है. तो इस केस में उसकी डीपी ओरिजिनल जो लिमिट सैंक्शनड है उसको एक्सीड कर सकती है. लेकिन कभी भी दोनों लिमिट, जो ओरिजिनल लिमिट सैंक्शनड है प्लस एडहॉक लिमिट, इसके बियॉन्ड आपकी डीपी नहीं जा सकती है इन केसेस में भी. तो ये चीज़ें हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी है, इन्हें याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है इन योर स्लाइड. सो लेट मी कंक्लूड इट हियर. आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू लाइक, share and subscribe to my YouTube channel. Also send me your beautiful comments in the comment box, your suggestions, your requirement, जैसे कि इसके लिए मेरे बैंकर साथियों ने मुझे कहा और भेजा. And also do not forget to press the bell icon button so that you get the notifications in time. All my videos you will get the notification and you will get the benefit. और एक बात आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, JIB, CIB, इंटरनल प्रमोशंस, और मेरे इस चैनल को बहुत दर्शक देख रहे हैं, आप लोग खूब इसे सपोर्ट कर रहे हैं. इसके लिए थैंक यू वेरी मच.